हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 34, दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। अब्बा हुजूर, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ मेरे कमरे में, सब खैरियत तो है ना? शहजादे इरफान पूछते हैं। वो मैं कल रात से तुम्हें बता नहीं पाया था, इसलिए सोचा कि सुबह बता दूं कि कबीले फरीज के शहंशाह बेटे और बेटी से तुम दोनों का निकाह तय कर दिया है। वो लोग आज ही आ रहे हैं और एक छोटी सी रस्म करने, वक्त पर तैयार रहना। शहंशाह ने कहा तो मरियम और इरफान सकते में आ गए। अब्बा, आप ये क्या कह रहे हो? आपको पता है ना मैं अमायरा से मोहब्बत करता हूँ और वही मेरी हमसफर बनेगी। शहजादे इरफान ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारी ये बेफिजुल की बातें सुनने नहीं आया हूँ। मुझसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अमायरा किसी भी लिहाज से तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं है। वैसे भी उसका खानदान धोखा देने वालों में से ही है। एक पहले से सजा काट रहा था कालकोठरी में, अब सबके सब सजा काट रहे हैं। वैसे भी उनकी असल जगह वो कालकोठरी ही है, समझी तुम? शहंशाह ने गरजती आवाज में कहा। आप शहंशाह हैं तो क्या कुछ भी करेंगे? क्या आपसे गलतियां नहीं होती? अगर होती तो खुद को क्या कालकोठरी में कैद करते, जब आपने मेरी अमायरा को कैद रखा है? शहंशाह इरफान ने गुस्से से कहा, मैं यहाँ तुमसे बेकार की बहस करने नहीं आया हूँ। वक्त पर तैयार रहना तुम दोनों। शहंशाह कहते हुए चले जाते हैं। बेचारी मरियम खामोशी से सारी बहस सुन रही थी। देखा तुमने, इनकी मनमानी, जो दिल में आता है करते हैं। इनको मोहब्बत और उसके जज्बात समझ क्यों नहीं आते? बेचारे उमेर ने तो मोहब्बत की थी, ये तो उसकी गर्दन उतारने पर तुले थे। शहजादे इरफान ने कहा, इरफान भाई आप शांत हो जाएं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उस रोज बिना बताए उमेर से मंगनी कर दी थी और आज किसी और से रिश्ता जोड़ आए हैं अब्बा। शहजादी मरियम ने कहा, जिनको आना है आए और जाए। पहले चलो हम अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं, अगर मुनासिब लगा तो उन्हें छुड़ा लाएंगे। शहजादे इरफान ने कहा। शहजादे इरफान और शहजादी मरियम सबकी नजरों से छिपते हुए कोठरी के गुप्त दरवाजे की तरफ जाते हैं। मरियम गुलरेज से इशारे में पूछती है तो वो हाँ में सर हिलाती है, जिसका मतलब होता है कि रास्ता साफ है। शहजादी मरियम अपने साथ कुछ खाने पीने के सामान ले लेती है और फिर दोनों खामोशी से सीढ़ियों के नीचे गुप्त दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। इरफान भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ये दीवार पर टंगी मशाल उठाओ। गुलरेज ने कहा था कि ये हाथ में उठाते ही खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। शहजादी मरियम ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम खामोशी से मेरे साथ चलो, कहीं कोई हमारी आवाज़ सुन न ले। शहजादे इरफान ने कहा और हाथ में मशाल उठा ली, जो कि रोशन हो गई, जिससे चलने में आसानी हो रही थी। दोनों भाई बहन आहिस्ता आहिस्ता गलियारे में बढ़ते हैं। वहाँ चारों तरफ गंदी बदबू फैली होती है, जिससे उनका दम घुट रहा होता है। वो दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर भटकते रहते हैं, मगर उन्हें कोठरी का दरवाज़ा नहीं दिखता। उमेर, अमायरा, तुम सब कहाँ हो? क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? शहजादे इरफान ने आवाज़ देकर कहा। शहजादे इरफान, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उमेर ने पूछा। हाँ, मैं ही हूँ और मेरे साथ मरियम भी है। हम दोनों सब तुमसे मिलने आए हैं, मगर मुझे कहीं पर भी कोठरी का दरवाज़ा नहीं दिख रहा। शहजादे इरफान ने कहा, इन दीवारों में ही दरवाज़ा छुपा हुआ है शहजादे, क्योंकि पहरेदार जब हमें खाना देने आते हैं तब वो इन्हीं दीवारों के जरिए अंदर आते हैं। उमेर ने कहा, इरफान भाई, हो सकता है यहाँ पर भी वैसा ही दरवाज़ा हो जैसा सीढ़ियों के नीचे था। आप दीवार पर अपना हाथ फेरो, हो सकता है दरवाज़ा खुल जाए। शहजादी मरियम ने कहा। शहजादा इरफान वैसे ही करता है तो उनको दीवार में एक मोटा कील दिखता है। उसको दबाने से अचानक एक दरवाज़ा खुलता है। दोनों भाई बहन खुश हो जाते हैं और जल्दी से अंदर की तरफ जाते हैं, जहां उमेर सामने उदास खड़ा मिलता है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। मरियम उमेर को देखते ही उसके गले लग जाती है और फिर कुछ सोचती हुई खुद को संभाल कर उससे अलग कर देती है। शहजादे इरफान अमायरा की तरफ देखते हैं, जो बेसुध आंख बंद किए जमीन पर पड़ी होती है। अमायरा, अमायरा, क्या हुआ इसे? शहजादे इरफान अमायरा का सर अपनी गोद में रखते हुए कहते हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ रोज से। इसने बहुत दिनों से सही से कुछ खाया भी नहीं है। मैंने कई बार पहरेदारों से कहा कि हकीम भेजकर इसका इलाज करवाएं, मगर वो कोई जवाब नहीं देते। अब तो नफीसा के पेट में भी दर्द हो रहा है।
उमेर ने कहा, हुजूर, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप अपने अब्बा के हुक्म की खिलाफत कर रहे हैं, जो आपके साथ साथ हम सब के लिए नुकसानदायक होगी। शाह ज़ैद ने कहा, जैद चाचा, कैसी बातें कर रहे हैं आप सब मेरे अपने हो और मैं आप लोगों को यहाँ ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। शहंशाह मेरी होने वाली बीवी को ऐसी हालत में नहीं रहने देंगे। शहजादे इरफान ने कहा, वो शहंशाह बेदिल का है, उसे रिश्तों की और मोहब्बत की अहमियत क्या मालूम, उसे बस सजा देना सीखा है बेटी। तुम इन सबको यहाँ से निकाल दो, मेरी तुमसे दरख्वास्त है। शाह कोनेन ने कहा, बुजुर्गवार, मगर आप कौन हैं? शहजादे इरफान ने कहा, मेरा नाम शाह कोनेन है। मैं इन बच्चों का दादा हूँ और इस नालायक जैद का बदनसीब बाप। शाह कोनेन ने कहा, मगर आप यहाँ क्यों कैद हैं और कब से? शहजादी मरियम ने पूछा, मैं सालों से इन अंधेरी कोठरियों में सजा काट रहा हूँ। सब कुछ बताऊंगा बच्चों, पहले यहाँ से लेकर जाओ इन सबको, और हाँ, उस शहंशाह से दूर रखना। शाह कोनेन ने कहा, मरियम, उमेर, तुम दोनों खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो? नफीसा को उठाओ, ये लोग यहाँ अब नहीं रहेंगे। शहजादे इरफान ने अमायरा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मगर इरफान भाई, अगर अब्बा को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। और हाँ दादाजी, आप भी हमारे साथ चल रहे हो। अब आपके खानदान में किसी के फर्द की सजा नहीं चाहिए। शहजादे इरफान कहते हैं, फिर वो सब अपने साथ लेकर वापस उसी रास्ते से होकर महल के अंदर पहुंचते हैं। शाह ज़ैद का दिल बहुत घबरा रहा था, मगर वो खामोशी से उनके साथ शाह कोनेन का हाथ थामे चल देते हैं। शहजादे इरफान सबको अपने साथ लिए महल के उन हिस्सों में जाते हैं जहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। मरियम, तुम इन सबके खाने पीने और नहाने का इंतज़ाम करो, मैं ज़रा महल का जायज़ा लेकर आता हूँ। और हाँ, मेरे 2 गुलाम यहीं दरवाजे पर रहेंगे इन सब की हिफाजत के लिए, और मैं हनीफ को बोलकर हकीम को भेजता हूँ। सो तुम सब अमायरा का ख्याल रखना। शहजादे इरफान अमायरा को पलंग पर लिटाते हुए कहते हैं और फिर कमरे से बाहर चले जाते हैं। उमेर, कहा था ना तुमसे दोस्ती की है तो साथ भी दूंगी। जाओ, जाकर नहा लो, गंदे लग रहे हो। शहजादी मरियम ने उमेर की तरफ देखते हुए कहा। उमेर उनकी आंखों में खुद के लिए प्यार साफ साफ देख पा रहा होता है। आज उसके दिल में चिढ़ के बजाय शहजादी मरियम के लिए इज्जत और बढ़ गई। शहर धनबाद में। अब्बा, आपको पता है आज उस बेवकूफ़ लड़की ने सारे राज उगल दिए। उसे लगता है मैं उसके आशिक जिन को छुड़ाकर यहाँ उसके पास लाऊंगा। आशिफ ने अपने अब्बा से कहा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? रफीक ने पूछा। वही जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे बस परी को हासिल करना है। उस जिन को तो मैं उस दुनिया से रिहा कर जरूर लाऊंगा, मगर वो यहाँ आकर मेरी कैद में रहेगा। उसके बाद देखता हूँ ये परी मुझसे शादी कैसे नहीं करती। आशिफ मुस्कुराते हुए कहता है, बेगम, दाल की पूड़ी बना दो और साथ में खीर। सर्दियों में दाल की पूड़ी के साथ खीर, आह, है ना परी बेटा? हसन जी कहते हैं। आप तो खीर का नाम लो ही मत। याद है ना खीर के चक्कर में क्या हुआ था? हाँ मालूम है, क्या खीर खाना ही छोड़ दे? परी बेटी, तुम अपनी अम्मी को समझाती क्यों नहीं हो? हसन जी ने परी से कहा, मगर वो कोई जवाब नहीं देती, बस खामोशी से टीवी देखती रहती है। क्या हुआ बेटा, आज इतनी चुप चुप क्यों हो? हसन जी ने पूछा। कुछ नहीं पापा, बस वो ऐसे ही। मम्मी, जो पापा बोल रहे हैं बना दो ना, क्या दिक्कत है? परी ने कहा। दिक्कत तो कुछ भी नहीं बेटा, वैसे मैंने आज दाल की पूड़ी और खीर ही बनाया है खाने में। नादिया जी ने मुस्कुराकर कहा। भाई वाह बेगम, तुम तो मेरे दिल का हाल बहुत अच्छे से समझती हो। हसन जी ने कहा। समझूंगी कैसे नहीं, इतने साल से आपके साथ रह रही हूँ, अब तो बिन बोले ही पसंद नापसंद के बारे में पता चल जाता है। नादिया जी गर्मा गर्म दाल की पूड़ी और खीर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है। परी बेटा, अब रिमोट रखो और चलो खाना खा लो। हसन जी ने कहा। आई पापा, परी ने कहा और फिर हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाती है। रात के वक्त जब परी के मम्मी पापा सो जाते हैं, परी आहिस्ता से दरवाजा खोल आशिफ को अंदर आने देती है, जो कि पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। आशिफ, अब क्या करना है? देखो मुझे डर लग रहा है कि मम्मी पापा उठ गए तो गलत सोचेंगे मेरे बारे में। परी ने परेशान होकर कहा। ओफो परी, मैं हूं ना, तुम खामखा परेशान होती हो। भला मेरे होते कोई तुम्हें कुछ कैसे कह सकता है? आशिफ ने अपने हाथों से परी के कंधों को छूकर कहा तो वह पीछे हट गई और कहा। आशिफ,
جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ آصف منہ بنا کر آئینے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت کچھ دیر تک وہ پڑھتا رہتا ہے اور ایک بھیانک شکل والا جن حاضر ہوتا ہے جس کے سر پر 2 سینگ لال انگارہ، آنکھوں کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ پری اسے دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بتاؤ کہ کیا خبر لائے ہو؟ آصف نے جن سے پوچھا۔ میرے آقا اس جن جادے اور اس کے پریوار کو تہکانے سے شہنشاہ کے بیٹے نے نکال لیا ہے۔ وہ اب اسی محل کے پچھلے حصے میں ہے جہاں اس محل میں کوئی دعوت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ کافی لوگ جمع ہیں وہاں۔ آصف کے غلام جن نے کہا۔ میں وہاں خود جانا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کے ساتھ اس آئینے کے ذریعے مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں یہ آئینہ طلسمی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ میرے بہت کام کا ہے۔ بس تم میری حفاظت کرنا اس دنیا کے جنوں سے۔ آصف نے کہا۔ جیسا آپ کہے میں تیار ہوں۔ آصف کے غلام جن نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ اس لڑکی کی نظروں کے سامنے سے غائب رہو ورنہ یہ دوبارہ ڈر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ میں اسے ہوش میں لاتا ہوں۔ آصف نے کہا۔ پھر وہ پاس میں رکھے پانی کی بوتل کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کر پری کی چھینٹیں مارنے لگتا ہے۔ کچھ پڑھ کر اس پر دم کرتا ہے تو تھوڑی دیر میں ہوش آ جاتی ہے۔ جنوں سے محبت کرنے والی میرے جن کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ آصف نے پری کو ہوش میں آتا دیکھ کر کہا۔ میرا امید اتنا خوفناک نہیں ہے، پری نے کہا۔ چلو ہمیں اس آئینے سے ان کی دنیا میں بھی جلنا ہوگا، آصف نے کہا۔ مگر میں کیوں جاؤں؟ اور امیر نے مجھے اس کے بغیر اس کی دنیا میں آنے سے منع کیا ہے آصف، پری نے کہا۔ دیکھو پری، ویسے تو میرا غلام جن اسے وہاں سے اٹھا کر لا سکتا ہے مگر پھر اس میں بات بگڑ سکتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ساتھ چلو تاکہ وہ مجھ پر بھروسہ کر سکے۔ آصف نے کہا تو پری مان جاتی ہے۔ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی، اسے بس امیر اور اس کے پریوار کی سلامتی چاہیے تھی، اس لیے وہ آصف کے ساتھ آئینے سے امیر کی دنیا میں چلی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا شاہ عمیر کی پری بھاگ 34۔ اس کا اگلا بھاگ آپ جلدی سنیں گے میرے چینل پر۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سنتے رہیں شاہ عمیر کی پری۔